नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले भारत का मानचित्र देखते हैं और उसकी थोड़ी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि किस प्रकार विदेशी भारत में आए थे। ये भारत का मानचित्र है। इसमें हम देख सकते हैं भारत के मानचित्र को कि जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय, ये तीन ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ हिंद महासागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होने के कारण प्राचीन समय में आक्रमण से सुरक्षित रहा, क्योंकि प्राचीन काल में जो नाविक शक्ति थी वो उन्नत नहीं थी। उसके कारण यह क्षेत्र आक्रमण से सुरक्षित रहा। इस तरफ से आक्रमण की संभावना न के बराबर थी। अब देखें हम भारत का उत्तरी पूर्वी भाग, ये तो इस भाग में हिमालय पर्वतमाला है, जिसने रक्षा कवच के रूप में काम किया। इतनी ऊंचाई पर चढ़ के आक्रमण करना भी संभव नहीं था। अब जो भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये भाग बच गया। इस भाग से भारत में प्राचीन समय से ही आक्रमण होते रहे। इस भाग में हम देख सकते हैं कि कुछ दर्रे हैं। इस भाग में क्या बने हुए हैं? दर्रे बने हुए हैं। दर्रे पहाड़ों के बीच में रास्ते हैं। उन रास्तों से होकर के प्राचीन समय में भारत पे आक्रमण होते थे। उन दर्रों के नाम है जैसे खेबर है, कुर्रम है, बोलन है तथा गोमल। ये प्रमुख दर्रे हैं। इन दर्रों से होते हुए सेनाएं भारत तक पहुंच जाती थी। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमण भी हुए, जब से सबसे पहले ईरानियों ने, फिर यूनानी, शक, कुषाण, हूण, उसके बाद मुग़ल, तुर्क, इन सब ने जो आक्रमण किए वो इन्हीं दर्रों से होकर किए थे। इस क्षेत्र में हम देख भी सकते हैं कि भारत के बाद पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, ये जो क्षेत्र है ये इस प्रकार से था। तो ये स्थल मार्ग था। ये आक्रमण जो हो रहे हैं वो स्थल मार्ग से हो रहे हैं। ये प्राचीन समय की स्थिति थी भारत। अब हम देखते हैं कि जो यूरोपीय हैं वो भारत में किस मार्ग से आए और उस मार्ग की खोज उन्होंने किस प्रकार से की। तो जब हम देखते हैं तो 1453 ईस्वी में एक घटना घटित होती है, जिसने भारत के ही नहीं विश्व के इतिहास को भी बहुत प्रभावित किया। 1453 ईस्वी में कस्तूनतूनिया का पतन हो गया। 1453 ईस्वी में कस्तूनतूनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, जिससे यूरोप से जो भारत व्यापारी आते थे उनके लिए खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अब वो कस्तूनतूनिया होते हुए ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक नहीं आ सकते थे, क्योंकि इस मार्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया और तुर्क थे वो लूटमार करते थे, यूरोपियनों को यहाँ तक पहुँचने नहीं देते थे। इसलिए उनके लिए, यूरोपीय जो लोग थे उनके लिए भारत के लिए जलमार्ग की खोज करना आवश्यक हो गया था। उनको एक ऐसे मार्ग की खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी जिसके द्वारा वे भारत तक पहुंच सके, क्योंकि यूरोप जो था वो गरम मसालों के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। गरम मसाले जितने भी जाते थे वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से, चाहे भारत हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, इन देशों से वहाँ तक पहुँचते थे। तो यहाँ तक पहले तो वो स्थल मार्ग से आ जाते थे, लेकिन कस्तूनतूनिया के पतन के पश्चात उनका यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं हो रहा था। तो इसके लिए नए मार्ग के खोजने की आवश्यकता अनुभव होने लगी थी। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को बहुत प्रोत्साहित किया। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी नेविगेटर जो था वो भौगोलिक खोजों और समुद्री यात्राओं को बहुत प्रोत्साहन करता था, बहुत रुचि लेता था, जिसके कारण पुर्तगाल से बहुत से नाविक थे, यात्री थे, वो विभिन्न स्थानों की खोजों के लिए निकले थे। 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो डियाज ने उत्मासा अंतरीप
जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, की खोज की, जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी छोर है। पुर्तगाली राजकुमार के कहने पर एक पुर्तगाली नाविक था बार्थोलोम्यो डियाज, उसने अपनी यात्रा शुरू की और यात्रा करते करते वो उत्मासा अंतरीप पहुंच गया, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। इसकी खोज बार्थोलोम्यो डियाज ने की थी। केप ऑफ गुड है कहाँ? ये दक्षिणी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो दक्षिणी छोर है उसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। 1492 ईस्वी में स्पेन का यात्री था कोलंबस, वो भारत के लिए निकला, लेकिन रास्ता भटकने के कारण वो भारत नहीं पहुंचकर अमेरिका पहुंच गया, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाया कि वो कहाँ पहुंचा है और उसने वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन नाम दे दिया। बाद में कोलंबस के बाद में अमेरिगो वेसुकुची है, वो अमेरिका पहुंचा और उसने बताया कि ये अमेरिका महाद्वीप है, इसीलिए अमेरिगो वेसुकुची के नाम पर ही अमेरिका का नाम रखा गया। अब भारत में देखें कि यूरोपीय के आने का क्रम क्या रहा, तो भारत में सबसे पहले अगर यूरोप से आने वाले थे तो वो पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली थे, वो भारत में सबसे पहले आए। उसके बाद में डच आए। हॉलैंड के जो निवासी थे उनको डच कहा जाता था, वर्तमान में हॉलैंड को नीदरलैंड कहा जाता है। उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेन आए, डेनमार्क के जो निवासी हैं उनको डेन कहा जाता है, वो आए, और फिर फ्रांसीसी जो फ्रांस के निवासी थे वो भारत आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। आए भी सबसे पहले थे लेकिन गए सबसे अंत में। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन व दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन किया। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने इन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुर्तगाली है वो भारत छोड़कर चले गए। अब हम जो ये विभिन्न यूरोपीय आए हैं उनका वर्णन पढ़ लें कि पुर्तगाली भारत में आए, क्यों आए, क्या क्या उनकी यहाँ पर नीतियाँ रहीं, कौन कौन से उन्होंने कोठियाँ बनाई, किस प्रकार से उन्होंने भारतीयों के साथ संघर्ष किया, वो सब देखते हैं। उसके बाद डच देखेंगे, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो थे उनको सागर के स्वामी कहा जाता है। पुर्तगालियों को सागर के स्वामी भी कहा जाता है। तो पुर्तगालियों में सबसे पहले जो आया वो वास्को डी गामा आया था। यह 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से चला। इस समय पुर्तगाल का शासक इमैनुएल प्रथम था। इस समय पुर्तगाल का शासक इमैनुएल प्रथम था। पुर्तगाल का शासक कौन था इस समय? इमैनुएल प्रथम। तो वास्को डी गामा उत्मासा अंतरीप को पार करते हुए 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। देखो यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि वास्को डी गामा ने क्या खोजा था। ज़्यादातर बच्चे ये मानते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा था। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की खोज तो पहले ही हो चुकी थी। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं लगातार कि भारत पर प्राचीन समय से ही विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, चाहे ईरानियों ने किया हो, यूनानियों ने, शक, कुषाण, इनने ने। तो जब उनको ज्ञात था तभी तो उन्होंने भारत पे आक्रमण किए। तो इसका मतलब वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले भारत में सिर्फ स्थल मार्ग से ही आते थे, उनको समुद्री मार्ग का ज्ञान नहीं था, तो उसका ज्ञान वास्को डी गामा ने करवाया। वास्को डी गामा ने जिस मार्ग का अनुसरण किया उसको केप ऑफ गुड होप मार्ग कहा जाता है। मोजाम्बिक से अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी ने पथ प्रदर्शन किया। जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलकर के मोजाम्बिक पहुंचते हैं तो वहां अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी मिलता है। उसने इनका पथ प्रदर्शन किया और इनको भारत पहुंचाया। कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत वहां के शासक कृष्ण जमोरिन ने किया। जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी। जमोरिन थी वो कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि
हुआ करते। अब हम मैप में देख लेते हैं कि वास्को डी गामा ने किस प्रकार से अपना जो भारत का के लिए जो जल मार्ग की खोज की थी उसके लिए किस मार्ग का अनुसरण किया। तो इसमें हम देखते हैं कि वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का? पुर्तगाल का। हम देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है, इन दोनों के मध्य में ये जो जगह है ये भूमध्य सागर है, और इधर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर में यूरोप का जो अंतिम देश है नीचे की तरफ अफ्रीका महाद्वीप की तरफ वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद में स्पेन, स्पेन के बाद में फ्रांस, और ये इधर टापू बने हुए हैं इंग्लैंड। तो ये यूरोप के देश हैं इस प्रकार से। तो जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाल से चलना शुरू करता है और अटलांटिक महासागर का अनुसरण करता है। अटलांटिक महासागर से होते हुए और यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी छोर है वहाँ पर पहुँचते हैं। इस दक्षिणी छोर को केप ऑफ गुड होप या उत्माशा अंतरीप कहा जाता है। यहाँ से पहुँचे मोजाम्बिक में, अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है मोजाम्बिक। यहाँ अब्दुल मजीद मिला जो गुजराती था, और उसने आगे का मार्ग बताया और उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा भारत पहुँच गया। तो इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप मार्ग नाम दिया गया। कालीकट पहुंचने के बाद में वास्को डी गामा को सबसे ज़्यादा अरब व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस समय भारत में और विशेष करके दक्षिणी भारत में अरब व्यापारी हैं वो व्यापार कर रहे थे, और कोई भी व्यापारी नहीं चाहता है कि उसको प्रतिस्पर्धा मिले। और इस समय जैसे ही पुर्तगालियों का आगमन होता है तो अरब व्यापारियों को डर हो गया कि उनको व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा जिससे उनको नुकसान होगा, तो क्यों न इनको पहले ही समाप्त कर दिया जाए। इसलिए अरब व्यापारियों ने वास्को डी गामा का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वास्को डी गामा को जल्दी ही वापस जाना पड़ा। लेकिन वास्को डी गामा जब वापस जाता है तो अपने साथ बड़ी मात्रा में काली मिर्च व जड़ी बूटियां लेकर गया, जो यूरोपीय बाजार में 60 गुना अधिक मूल्य पर बिके। बहुत अधिक फायदा वास्को डी गामा को हुआ। केरल जो है भारत का, वहाँ पर काली मिर्च और अन्य मसाले बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। जब वास्को डी गामा ने इतने अधिक मूल्य पर काली मिर्च और अन्य जड़ी बूटियाँ बेची, तो अब पुर्तगाली कंपनी का उद्देश्य प्रमुख रूप से ये रहा कि भारत से अधिक काली मिर्च व अन्य महंगे मसालों के व्यापार है उस पर एकाधिकार कर लें। पुर्तगाली कंपनी का एक ही उद्देश्य हो गया कि काली मिर्च और अन्य महंगे मसालों का जो व्यापार है उस पर वो एकाधिकार कर ले और उसको फिर वो यूरोप में बेचकर अधिक से अधिक पैसा कमा ले। काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कई बार कि यवन प्रिय किसको कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है। मार्च 1500 में पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल भारत आया और इसने एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को भेंट स्वरूप दिया। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल ने यह महसूस कर लिया कि केरल के क्षेत्रीय राजाओं के पारस्परिक संघर्ष से लाभ उठाकर शक्ति के द्वारा इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। देखो, भारत की ये प्राचीन काल से ही समस्या रही है कि यहाँ के राजा हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसका फायदा प्राचीन समय से ही विदेशियों ने उठाया है। इस समय भी यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, क्षेत्रीय शक्तियाँ आपस में संघर्ष कर रही हैं, प्लस अरबों के साथ भी संघर्ष चल रहा है उनका। तो इस स्थिति का लाभ उठाने का जो सोचा, वो पुर्तगालियों ने सोचा कि हम इस स्थिति का लाभ उठाएं और शक्ति के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लें, और आगे चलकर यही धारणा पुर्तगाली नीति का आधार बन गई। पुर्तगाली जो कंपनी है उसका नाम है, पुर्तगाली जो कंपनी है उसका नाम था एस्तादो द इंडिया, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया
वास्को डी गामा भारत दोबारा कब आए थे? 1502 में। पहले 1498 में, फिर 1502 ईस्वी में दोबारा आ गए। 1503 ईस्वी में कोचीन में, 1503 ईस्वी में जो कोचीन है वहाँ पर पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। ये बहुत बार पूछते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी? 1503 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में दूसरी कोठी स्थापित की कन्नूर में। वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 ईस्वी में वायसराय के रूप में भारत आया और 1524 ईस्वी में ही कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। तीसरी बार 1524 में आए और 1524 ईस्वी में कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए थे, 1498, 1502 और 1524। वास्को डी गामा की जो समाधि है वो कोचीन में ही बनी हुई है। वास्को डी गामा की समाधि कहाँ है? कोचीन में ही बनी हुई है।